पौर्मा बनर्जी, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र डाइट कुशीनगर। आप सभी डीएलएड के प्रशिक्षुओं का पुनः इस वीडियो लेक्चर सेशन में स्वागत करती हूं। और जैसा कि हम लोगों ने सब्जेक्ट शुरू किया था प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसके अंतर्गत जो टॉपिक था जिसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद शिक्षा के बारे में हम लोग को चर्चा करनी थी, तो उसको लेकर के मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में वीडियो बनाए हैं, तो उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। वो बहुत काम में आएंगे, आप लोगों के बहुत कुछ जानकारी मिलेगी उससे। और उसी को बेस करते हुए मैंने ये रिवीजन क्लास रखा है। तो इस वीडियो में मैं रिवीजन करवाऊंगी आप लोगों का और एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना सकते हैं, अपलोड करने में दिक्कत हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैंने एमसीक्यू आप लोग के लिए तैयार किए हैं, तो एमसीक्यू के माध्यम से मैं आप लोग का ये पूरा टॉपिक अच्छे से कवर करा दूंगी। तो शुरू करते हैं आज का रिवीजन क्लास। तो पहले मैंने कहा था कि जो शिक्षा था वह राज्य का उत्तरदायित्व था, तो 1976 के पहले। पर 1976 में एक संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें शिक्षा जो है वह संवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल किया गया, जिसमें शिक्षा राज्य और केंद्र दोनों की जिम्मेदारी बन गई। पहले 1976 के पहले किसकी जिम्मेदारी थी? राज्य की। फिर उसके बाद जो संशोधन हुआ उससे किसकी जिम्मेदारी बन गई? दोनों की जिम्मेदारी बन गई शिक्षा के प्रति। फिर उसके बाद में मैंने आर्टिकल्स डिस्कशन किए थे। आर्टिकल 15 जो है वह कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर राज्य जो है अपने नागरिकों का भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में वह भेदभाव नहीं कर सकता है। फिर 15 के क्लॉज 3 में कहा गया कि महिला और बच्चों के लिए अगर चाहे तो सरकार विशेष प्रावधान बना सकती है, क्योंकि जो महिला और बच्चे हैं उनको विशेष ध्यान की ज़रूरत होती है, उनके पोषण की, उनके स्वास्थ्य की। अगर वो चाहता है, अगर राज्य समझता है कि कोई एक विशेष पॉलिसी बनानी चाहिए इनके उत्थान के लिए, इनके उन्नयन के लिए, तो राज्य जो है वह विशेष पॉलिसी बना सकता है इन दो कम्युनिटीज़ के लिए। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि आर्टिकल 16 में जो है नियुक्ति के संबंध में ये आर्टिकल है। नियुक्ति में राज्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता, किसी भी धर्म, जाति, लिंग, समुदाय, किसी भी प्रकार का वह भेदभाव नियुक्ति के संबंध में नहीं कर सकता। पर एक एक्सेप्शन है 16 के क्लॉज 4 में कि अगर राज्य देखता है कि किसी एक पर्टिकुलर समुदाय का रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व उसके राज्य में नहीं हो पा रहा है, तो वह उसके हित के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। तो जो रिजर्वेशन है वह किस में आता है? 16 के क्लॉज 4 में आता है। फिर मैंने आप लोगों से आर्टिकल 17 के बारे में चर्चा किया था, जो अनटचेबिलिटी को बैन कर देता है कि पहले जो उच्च वर्ग के लोग थे वह जो है इन निम्न जाति के लोगों को आगे बढ़ने नहीं देते थे, उनको जो है कई सारे चीज़ों में छुआछूत की मतलब प्रथा करते थे। तो उसको अभी अगर ऐसा कोई करेगा तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा। तो आर्टिकल 17 में जो है अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से बैन किया गया। फिर उसके बाद में आर्टिकल 29 आता है। आर्टिकल 29 जो है, हमारे देश में कोई समुदाय है वह अपने भाषा का, अपनी लिपि का, अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकता है, कंजर्वेशन कर सकता है, तो उसका वह अधिकार है अपनी संस्कृति को संरक्षण करने का। और आर्टिकल 29(2) जो है वह शिक्षा संस्थान मतलब राज्य द्वारा पोषित किसी भी शिक्षा संस्थान में कोई भी नागरिक जो है वह प्रवेश कर सकता है। राज्य जो है शिक्षा संस्थान में प्रवेश को लेकर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को आर्टिकल 30 के बारे में बताया था, जो अल्पसंख्यक के बारे में। ठीक है, तो अल्पसंख्यक जो है वो अपने रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकते हैं, जिसमें मदरसा आता है, वह इसी आर्टिकल के अंडर में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी है, अपने हिसाब से किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एस्टैब्लिशमेंट और उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आप लोगों को
फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में डिफरेंस बताया था। फंडामेंटल राइट्स जो है वो एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट है। जो अगर आपका जो राइट्स है, जो अभी आपका जो मौलिक अधिकार है वो छीन जाता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और अपने अधिकारों को पा सकते हैं। और फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक है। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वह कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है एक तरीके से वह निर्देशन देते हैं राज्य को कि वह कुशल राज्य, समृद्ध, संपन्न राज्य, लोक हितकारी राज्य कैसे बन सके। तो इसके लिए क्या क्या जो स्टेट है उसको प्रोविज़न करने चाहिए, किस तरीके से स्टेट को अपनी नीतियाँ बनानी चाहिए, उसके बारे में वो एक तरीके से गाइडलाइंस देता है। ठीक है, बट इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। बट अगर फंडामेंटल राइट्स अगर आपका हनन हो जाता है, छीन जाता है, तो उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। तो जो 45 आर्टिकल है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंडर में आता है। तो पहले क्या कहा गया था कि संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि तक 14 साल के बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाना चाहिए। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। कि संविधान के प्रारंभ से ही 10 वर्ष में ही जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था राज्य को बना लेनी चाहिए। पर ये जो था ये किस में था? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में था। वो कोई ऐसा बहुत मतलब पावरफुल नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो कोर्ट में हम लोग नहीं जा सकते अगर इसका हनन होता है तो इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए 86वां अमेंडमेंट आया, संशोधन आया 2002 में, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया, फंडामेंटल राइट बना दिया गया। और इसको किस में रख दिया गया? आर्टिकल 21A में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 21A में, इसको जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया। किस अमेंडमेंट के द्वारा? 86वां अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में। और जो 45 जो था, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल था 45 का, उसमें क्या चेंजेस लाए गए कि 6 वर्ष तक की आयु तक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा किसकी जिम्मेदारी हो जाएगी? राज्य की। कि 6 वर्ष तक के बच्चों का जो देखभाल है और जो एजुकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट को करनी चाहिए, उसके लिए उसको प्रोविज़न करनी चाहिए। पर इसका ये ठीक है, फंडामेंटल राइट तो बन गया, ठीक है, ये मौलिक अधिकार बन गया, पर इसको लागू करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ये बिल लाया गया। और यह जो बिल है राइट टू एजुकेशन, ये एक्ट बना 2009 में ही, ये पारित हो गया। मतलब पहले संसद में पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट के पास गया, उन्होंने सिग्नेचर किया, तो क्या बन जाता है? ये एक्ट बन जाता है। कोई भी बिल संसद में पास होता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, उसके बाद वो साइन करते हैं तो एक्ट बन जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर 2009 में कंप्लीट हो गया और 1 अप्रैल 2010 से यह जो अधिनियम है ये लागू हो गया, हमारे पूरे देश में लागू हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। और जो राजभाषा हिंदी के लिए अनुच्छेद 343 में दिया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, हमारे भारत संघ की जो राजभाषा है वह हिंदी होगी। और अनुच्छेद 351 में दिया गया है कि राजभाषा हिंदी का विकास व प्रसार के लिए जो है राज्य प्रयास करेगा, राज्य प्रयास करेगा। इसके किसके लिए? हिंदी के विकास और प्रसार के लिए। और एक आर्टिकल जो छूटता है वो है आर्टिकल 46, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए प्रावधान जो है राज्य करेगा। ठीक है, जो भी अनुसूचित जाति है और जनजाति है उनके उन्नयन के लिए, उनके आर्थिक, उनके शैक्षिक उन्नयन के लिए राज्य जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक उन्नयन के लिए जो है राज्य व्यवस्था करेगा। तो इससे आज हम अपना रिवीजन कंप्लीट कर देते हैं। आगे का जो वीडियो बनेगा
वो है आप लोग का MCQ। मैं दूंगी, आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और मैं आप लोगों को क्वेश्चंस देती रहूँगी और आप लोग उसका आंसर अपने कॉपी में लिखते रहेंगे। इस तरीके से आप लोगों का एक तरीके से फिर से रिवीजन और टेस्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को ये टॉपिक जो है पूरे तरीके से समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।